Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Go, 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 go. हाय एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। तो नेम रिएक्शंस में आज हम देखने जा रहे कोरे फुक्स रिएक्शन। ठीक है, जनरल रिएक्शन जो है ना, मैंने आपके सामने लिख के रखी है। यहाँ से आपको समझ में आएगा कि सबस्ट्रेट क्या है, कौन से रिएजेंट यूज़ होते हैं और प्रोडक्ट यहाँ पे क्या आता है। ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद जब इसका मैकेनिज्म देखेंगे तो पहले इसका इंपॉर्टेंस देखते। देखो, अगर आप देखोगे CSIR नेट गेट या फिर किसी भी स्टेट लेवल के सेट एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो उनमें ये वाली रिएक्शंस पहले भी पूछी गई है। डायरेक्टली यही सिर्फ सिंगल ये रिएक्शन नहीं पूछते, इसके साथ कुछ और कॉन्सेप्ट भी कंबाइन करके पूछते हैं, जैसे कुछ एडिशनल रिएक्शन हो गई या फिर कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपी वाले कॉन्सेप्ट हो गए, इनको कंबाइन करके पूछ सकते हैं। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देखोगे आपको समझ में आएगा। और दूसरी बात, जब मैकेनिज्म हम देखेंगे ना, आपको लगेगा इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफिकल्ट है या फिर इसमें बहुत ज़्यादा स्टेप्स है। बट एक बार मैकेनिज्म अच्छे से समझने के बाद आप अगर आपके सामने ये वाला रिएक्शन आ जाता है ना, आप सिंपली उसका प्रोडक्ट यहाँ पे बता दोगे। कैसे बताता हूँ, यहाँ पे अगर आप जनरल रिएक्शन देखोगे आपको समझ में आएगा। हमारे पास सबस्ट्रेट क्या है, अल्डिहाइड है। ठीक है, CbR4 इन द प्रेजेंस ऑफ PPS3 मतलब ट्राइफिनिल फॉस्फेन एंड जिंक यूज़ किया गया है। बीच में यहाँ पे कुछ इंटरमीडिएट बना है, स्ट्रॉन्ग बेस दिया है और हमारा फाइनल प्रोडक्ट अगर आप देखोगे तो क्या है, अल्काइन है। ठीक है, मतलब बेसिकली अल्डिहाइड से हमारा अल्काइन प्रोडक्ट बन रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे R ग्रुप मान लो कोई भी ग्रुप है, कोई अरील ग्रुप है, बेंजीन रिंग या फिर कोई भी अल्कील ग्रुप है। ठीक है, तो इसको हम काउंट नहीं कर रहे। यहाँ पे हमारा अल्डिहाइड का एक कार्बोनिल कार्बन है। और अगर हम अल्काइन में देखेंगे इस R ग्रुप को छोड़ के, तो यहाँ पे अल्काइन के 2 कार्बन है। तो बेसिकली आप देख सकते हो हमारे रिएक्शन में अल्डिहाइड से अल्काइन फॉर्म हुआ है जिसमें एक कार्बन एक्स्ट्रा है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, 1 कार्बन होमोलोगेशन, राइट। मतलब बेसिकली उसी में एक कार्बन अगर एक्स्ट्रा लग गया उसको क्या बोलेंगे, 1 कार्बन होमोलोगेशन। तो बेसिकली आपको यही समझना है, इस तरह से अल्डिहाइड वाला सबस्ट्रेट है, ये वाला रिएजेंट है आपके पास। स्ट्रॉन्ग बेस अगर दिया हुआ है तो उस केस में हमारे पास अल्काइन प्रोडक्ट बनेगा विथ इंक्रीजिंग 1 कार्बन एटम, राइट। तो इस रिएक्शन के बारे में आगे हम मैकेनिज्म देखेंगे ना, आपको समझ में आएगा कि इसके मैकेनिज्म में एक स्टेप अलग है जो आपको डिफिकल्ट लग सकता है, पहला वाला स्टेप। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो सेम होता है हमारे विटिक रिएक्शन के जैसा। और इसी के कारण हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम अल्काइन एनालॉग। ठीक है, अल्काइन एनालॉग ऑफ विटिक रिएक्शन, ऑफ विटिक रिएक्शन। देखो, विटिक रिएक्शन सिंपल है, हमने पढ़ी होती है। अगर किसी रिएक्शन के साथ कंपेयर करके आप इसको पढ़ोगे ना तो आपके लिए आसानी रहेगी। मतलब बेसिकली जो विटिक रिएक्शन में मैकेनिज्म होता है वही मैकेनिज्म इस रिएक्शन में भी होता है, बस फर्स्ट स्टेप इसका थोड़ा सा अलग होता है और इसी कारण इसको अल्काइन एनालॉग ऑफ विटिक रिएक्शन में बोलते हैं। मतलब विटिक वाला मैकेनिज्म फॉलो करके ही अल्काइन उसमें बन रहा है। दूसरी चीज़ क्या, हमारे पास यहाँ पे सबस्ट्रेट होता है अल्डिहाइड। ठीक है, सबस्ट्रेट होता है अल्डिहाइड, वहाँ से हमारे पास क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है अल्काइन। मतलब बेसिकली हम अल्डिहाइड को अल्काइन में कन्वर्ट कर रहे हैं और उसमें एक कार्बन इंक्रीज हो रहा है, तो उसके कारण इसको हम क्या बोलेंगे, 1 कार्बन होमोलोगेशन यहाँ पे हो रहा है, 1 कार्बन होमोलोगेशन हो रहा है। इतनी चीज़ें आपको इस रिएक्शन के बारे में पता होनी चाहिए, राइट। अब इसके बाद जब मैकेनिज्म करेंगे तो मैकेनिज्म के बाद चाहे कोई किसी मतलब मर्जी का क्वेश्चन आपके सामने आए, आप उसको इजीली अटेंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाली इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे इस रिएक्शन के बारे में ध्यान रखनी थी। अल्डिहाइड सबस्ट्रेट है, अल्काइन प्रोडक्ट बनना है विथ इंक्रीजिंग 1 नंबर ऑफ कार्बन एटम। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये वाला स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। इसकी क्या नीड है वो मैकेनिज्म में समझेंगे। और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करने से क्या होता है, वीक बेस यूज़ करने से क्या होता है, इसके ऊपर भी, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी प्रीवियस ईयर्स में इसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें होगी। इसके बाद आते हैं सीधा इसके मैकेनिज्म पे। ठीक है, तो हमने देखा पहले हमारे पास क्या था, CbR4 था, राइट। इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इस तरह से, कार्बन के ऊपर 4 ब्रोमीन लगे हुए हैं। अब हमें पता है ब्रोमीन का साइज बड़ा होता है, राइट। और क्योंकि चारों की चारों ब्रोमीन के पास लोन पेयर है तो उनमें रिपल्शन होता है, राइट। ठीक है, और ब्रोमीन के लार्ज साइज की वजह से कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड वीक भी होता है। तो जैसे ही यहाँ से हमारे पास PPH3 आएगा, फॉस्फरस के पास क्या है, लोन पेयर है।
ये क्या करेगा, अपनी लोन पेयर ब्रोमीन के डी ऑर्बिटल में डाल देगा और इसके कारण क्या हो जाएगा, कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड जो है वो ब्रेक होके नेगेटिव चार्ज कार्बन लेगा। अब इस स्टेप का जो मैं बोल रहा था, मैं आपको बोल रहा था ना कि फर्स्ट स्टेप इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है आपको या फिर अलग है, बाकी सारा विटिक रिएक्शन के तरह ही है। तो फर्स्ट स्टेप हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम बोल देते हैं स्टेप 1, जिसमें हम क्या करेंगे, जैसे विटिक रिएक्शन में होता है उसी तरह से इलाइड फॉर्म करेंगे और उसके बाद उस इलाइड के हमारे एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है। तो स्टेप 1 में हमने क्या किया, फॉस्फोरस की लोन पेयर का अटैक ब्रोमीन के ब्रोमीन के डी ऑर्बिटल में हमने इलेक्ट्रॉन डाल दिए, कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड वीक था, उसको हमने ब्रेक किया। यहाँ पे मेरे पास क्या है, 3 ब्रोमीन एटम इस तरह से है, राइट। इसके ऊपर आ गया है निगेटिव चार्ज और साथ में मेरे पास क्या बन गया है, यहाँ पे ये ब्रोमीन है, यहाँ पे ये PPH3 है, इसके ऊपर प्लस चार्ज क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिए है। अब आप देख सकते हो ये क्यों बना, इसका ड्राइविंग फोर्स क्या है, क्योंकि हमने देखा है, ठीक है, अगर हम CF3 माइनस CCl3 माइनस, ठीक है, CBr3 माइनस या फिर CI3 माइनस, इनके ये जो कार्बन आयंस है इनके स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखते हैं तो इनमें CI3 माइनस सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि आयोडीन का ब्रोमीन का साइज़ क्या है, लार्जर है और उनकी जो डी ऑर्बिटल होती है, उनके पोलराइजेबिलिटी के कारण उनकी जो डी ऑर्बिटल होती है उसका लार्ज साइज होता है। तो ये वाला जो निगेटिव चार्ज है इन वाले ब्रोमीन के डी ऑर्बिटल में डिस्पर्स जो डी ऑर्बिटल्स है उनमें जाके स्टेबलाइज हो सकता है, उसको वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब वैकेंसी मिलेगी और इसी स्टेबिलिटी के कारण ये जो कार्बन आयन है वो स्टेबल है, तो ये फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये तो रही यहाँ पे जनरल टर्म। इसके बाद इसमें क्या होता है, देखो ये वाला स्टेप बन गई। अब क्या होगा, अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस पॉजिटिवली चार्ज, जस्ट मिनट अलग कलर से दिखाते हैं इसको, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस पॉजिटिवली चार्ज फॉस्फोरस के ऊपर अटैक करेगा, इस ब्रोमीन माइनस को बाहर निकाल देगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बन गया, देखो यहाँ पे हमारे पास कार्बन है, इसने अटैक किया फॉस्फोरस के ऊपर PPH3, इसके ऊपर प्लस चार्ज क्योंकि इसके जितने यहाँ पे 4 बॉन्ड थे वो उतने एज इट इज़ रह रहे ना, तो पॉजिटिव चार्ज हमने दिखा दिया, राइट। इसके बाद यहाँ पे लगे क्या, 1, 2 और 3 ब्रोमीन ग्रुप्स लगे हुए हैं, राइट, ठीक है। इसके बाद ये जो साथ में Br माइनस बाहर चला गया है ये क्या करेगा, ये आएगा इस ब्रोमीन के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डाल के ब्रोमीन बॉन्ड बना देगा और ये जो बॉन्ड है ब्रेक होके निगेटिव चार्ज कार्बन लेगा। अब यहाँ से जो स्पेसीज बन रही है, अब आपको यहाँ से साफ साफ दिख रहा होगा, सेम स्पेसीज बन रही है जो हम विटिक रिएक्शन में बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोरस इलाइड। अब यहाँ से आगे आपको रिएक्शन ईजी लगेगी, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, ठीक है, और साथ में हमारे पास क्या मिला, Br2, ठीक है। और इसी Br2 को डीकम्पोज करने के लिए, मतलब जिंक के साथ रिएक्शन करके ZnBr2 बनेगा, तो इस Br2 को डीकम्पोज करने के लिए यहाँ पे ये जिंक यूज़ किया जाता है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान में क्या रखनी है, ये जिंक आपको मतलब जब कोरी-फुक्स रिएक्शन दे देंगे ना, कभी कभी मेंशन करके देंगे, कभी कभी नहीं देंगे, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। स्टूडेंट को बहुत बार डाउट हो जाता है कि इसमें जिंक को कभी रिएक्शन में यूज़ करते हैं, कभी नहीं यूज़ करते, ठीक है, तो इसको करना या फिर नहीं करना। तो कभी कभी दे देते हैं मेंशन करके, कभी नहीं देते, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी। मेन रिएजेंट जो है हमारे ये दोनों है, राइट, ठीक है। इसके बाद हमने क्या बोला, जिंक का यूज़ क्या है, ये जो Br2 बन रहा है ना यहाँ पे, इसको जिंक के साथ रिएक्ट करके यहाँ से ZnBr2 बाहर निकालते हैं हम। बेसिकली Br2 को डिकम्पोज करने के लिए यहाँ पे जिंक का यूज़ हो रहा है ताकि वो आगे जाके रिएक्ट ना करे। तो ये बन गया अपना क्या, फॉस्फोरस इलाइड, राइट, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। अब हमारा आता है सेकंड स्टेप। सिंपली हमारे पास यहाँ पे फॉस्फोरस इलाइड है, स्टेप 2 आता है अब हमारे पास, स्टेप 2 फॉस्फोरस इलाइड है और हमारे पास क्या था, जनरल सबस्ट्रेट हमारा अल्डिहाइड। अब हमें पता है अल्डिहाइड के साथ फॉस्फोरस इलाइड की रिएक्शन किस तरह से होती है, विटिक रिएक्शन में हमने पढ़ा है ना, ठीक है, विटिक रिएक्शन में हमने पढ़ा है। तो हम इस तरह से दिखा देते हैं, C यहाँ पे इसके साथ है 2 ब्रोमीन ग्रुप्स, राइट, यहाँ पे PPH3 है, फॉस्फोरस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब हमें पता है ये वाला कार्बन न्यूक्लियोफिलिक है, ये वाला जो अल्डिहाइड का कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है, तो ये क्या करेगा, ये अटैक करेगा यहाँ पे, ये बॉन्ड ब्रेक होके ये बन जाएगा O-। और यहाँ से आगे विटिक रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सोफॉस्फेटिन इंटरमीडिएट या फिर बीटाइन इंटरमीडिएट बोलते हैं हम उसको। तो ये क्यों बनता है, ये क्यों बनता है, क्योंकि यहाँ पे जो
फॉस्फोरस और ऑक्सीजन की जो बॉन्ड एफिनिटी है वो अच्छी होती है ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, राइट। तो यहाँ तक हम पहुँच गए, PPH3 ये आ गया प्लस, ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। मैंने क्या बोला, जो ऑक्सीजन और फॉस्फोरस का बॉन्ड बनता है वो क्यों बनता है, क्योंकि ड्यू टू बैक बॉन्डिंग ऑक्सीजन और फॉस्फोरस की बॉन्ड एफिनिटी अच्छी होती है। तो ये O- क्या करेगा, फॉस्फोरस के साथ बनाएगा बॉन्ड। तो यहाँ से हमारे पास आ गया ये R, ये इधर ऑक्सीजन, ये बन गया PPH3 और ऑक्सीजन के क्योंकि फॉस्फोरस के क्योंकि 5 बॉन्ड बने हैं तो इसके वजह से अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा, ये बन गया। ये कौन सा इंटरमीडिएट है, बीटाइन इंटरमीडिएट। इसको क्या बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो बीटाइन इंटरमीडिएट या फिर ऑक्साफॉस्फेटेन इंटरमीडिएट, जो कि विटिक रिएक्शन में भी बनता है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैकेनिज्म बिल्कुल विटिक रिएक्शन की तरह ही है। इसके बाद जैसे हमने बोला कि ऑक्सीजन फॉस्फोरस की बॉन्ड एफिनिटी अच्छी होती है, तो पहले तो सिंगल बॉन्ड था, अगर डबल बॉन्ड बनेगा तो और उसमें ज़्यादा स्टेबलाइजेशन आएगा। तो इसकी वजह से ये वाला इधर शिफ्ट करेगा, ये इधर शिफ्ट करेगा और यहाँ से हमें 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, जिसमें एक हमारा इंटरमीडिएट होगा और एक बाय प्रोडक्ट होगा। R आ गया यहाँ पे, ये इधर ये बन गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे लगा हुआ एक ब्रोमीन, इधर लगा हुआ एक ब्रोमीन और साथ में हमारे पास P डबल बॉन्ड O, इधर हमारे पास क्या है PH और ये PH, राइट। तो यहाँ तक हम पहुँच गए, राइट। इसके बाद अब जो हमारा सेकंड स्टेप था एक्चुअल में, ठीक है, यहाँ पे मैंने 1-2 पार्ट करके दिखाया, बट यहाँ पे एक्चुअल में जो हमारा सेकंड स्टेप था कि ये वाला बेस यूज़ किया है। और मैं आपको बता दूँ कि इसके 2 इक्विवेलेंट यहाँ पे यूज़ होते हैं। अगर आपको कभी एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए, कुछ रिएक्शन इस तरह से देखे कि यहाँ पे कितने इक्विवेलेंट यूज़ हो रहे हैं, तो इसके 2 इक्विवेलेंट यूज़ होते हैं। वो क्यों होते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गए थे। अब ये है हमारा इंटरमीडिएट, जो मैंने पहले वाले स्लाइड पे लिखे भी रखा हुआ है। अब इस इंटरमीडिएट के ऊपर हम क्या डाल रहे हैं, N ब्यूटिल लिथियम। इसमें हमें पता है ब्यूटिल कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। तो पहली बात तो ये हमें पता है, जब इस तरह से कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड होता है जिसमें कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, और यहाँ पे कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, ब्यूटिल लिथियम होता है, तो वहाँ पे मेटल हैलोजन एक्सचेंज होता है। बट अगर यहाँ पे एसिडिक प्रोटॉन है तो मेटल हैलोजन एक्सचेंज से पहले यहाँ पे क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा। और इसकी वजह से हम क्या करेंगे, इस एसिडिक प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेंगे, इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट करेंगे, इस ब्रोमीन को बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन गया, RC ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे C इसके साथ लगा हुआ है क्या हमारा, यहाँ पे हमारा लगा हुआ है ब्रोमीन और साथ में ये वाला जो है ब्रोमीन माइनस जो है वो बाहर चला गया है हमारे पास। अब एक इक्विवेलेंट ब्यूटिल लिथियम का यहाँ पे यूज़ हुआ, दूसरा जो ब्यूटिल लिथियम का यूज़ है Bu माइनस का, वो कहाँ पे होगा, देखो वो कहाँ पे होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे बेसिकली ब्यूटिल माइनस का स्ट्रक्चर देखोगे तो निगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के ऊपर है, ठीक है। यही चीज़ अगर मैं कर दूँ, ये निगेटिव चार्ज एंड में ब्रोमीन के d ऑर्बिटल में डाल दूँ, ये वाला यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करके निगेटिव चार्ज में sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे ले जाओ तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। और इसी के कारण ये हम क्या करेंगे, मेटल हैलोजन एक्सचेंज करेंगे, निगेटिव चार्ज यहाँ पे लेके जाएंगे जिसका काउंटर आयन लिथियम प्लस होगा और साथ में हमारा यहाँ पे N ब्यूटेन जो है वो बाहर चला गया। ड्राइविंग फोर्स क्या रहा इस स्टेप का कि निगेटिव चार्ज यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे था, जो कि कम मैस कैरेक्टर होने के कारण इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं था। बट जैसे ही ये वाला निगेटिव चार्ज यहाँ पे ब्रोमीन के d ऑर्बिटल में गया, ठीक है, यहाँ पे ब्यूटिल ब्रोमाइड बना, ठीक है, और यहाँ पे निगेटिव चार्ज sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे चला गया, जो कि ज़्यादा इस कैरेक्टर होने के कारण वहाँ पे ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। अब ये वाला स्टेप बन गया। इसके बाद सिंपली यहाँ पे हमने क्या डाला है, अगर आप जनरल रिएक्शन देखोगे वाटर डाला है और वाटर के प्रेजेंस में इसका अगर हम कर देंगे वर्कअप तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास बनेगा ये वाला अल्काइन, जिसमें एक कार्बन ज़्यादा है, जो हमारा अल्डिहाइड था उससे एक कार्बन यहाँ पे ज़्यादा है। तो ये इस तरह से इसका जनरल मैकेनिज्म हम कर रहे हैं, राइट, ठीक है। थोड़ा सा आपको छोटा दिख रहा होगा, मैं इस स्टेप को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से आगे आप देख सकते हो, मैं एक चीज़ और, मैंने यहाँ पे पहले E2 एलिमिनेशन ही क्यों करी, डायरेक्टली मैंने यहाँ पे ये जो हम स्टेप कर रहे हैं मेटल हैलोजन एक्सचेंज का, ये क्यों नहीं किया। तो आप देख सकते हो इसमें ध्यान रखने की चीज़ क्या है, यहीं पे अगर आप मेटल हैलोजन एक्सचेंज करते तो यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे जा रहा था, बट यहाँ पे जब करते हो तो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे जा रहा था, यानी कि ये वाला निगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है ना, ठीक है। और इस मैकेनिज्म की बात अगर आप करोगे तो आपको कहीं अलग अलग बुक्स में ना
इसका मैकेनिज्म अलग अलग लिखा हुआ दे सकते हैं, ठीक है। मतलब कभी कभार यहाँ पे पहले मेटल हैलोजन एक्सचेंज कर रहे हैं, बाद में ये वाली इलिमिनेशन कर रहे हैं, कभी कभार पहले इलिमिनेशन कर रहे हैं, बाद में ये मेटल हैलोजन एक्सचेंज कर रहे हैं। तो बुक्स में ये वाली चीज़ डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट तरीके से दी हुई है, तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना। ये वाला जो स्टैंडर्ड मेथड है ये आप फॉलो कर सकते हो। और ये वाला अगर मैं इस मैकेनिज्म का रेफरेंस दे दूं तो ये वाला जो मैकेनिज्म है आपको मिलेगा जो हमारा नेम रिएक्शन एंड रिएजेंट का बुक है। नेम रिएक्शन एंड रिएजेंट का जो बुक है कौन सा, ब्रैडफोर्ड पी मुंडी, ब्रैडफोर्ड पी मुंडी, ठीक है। इनका जो नेम रिएक्शन एंड रिएजेंट का बुक है इसमें आपको इसका रेफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो सेम मैकेनिज्म आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैकेनिज्म में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़े से स्टेप्स ज़्यादा है। क्योंकि पहले हमें यहाँ पे ये जो फॉस्फरस इलाइड है, ठीक है, ये जो फॉस्फरस इलाइड है, जैसे हम विटिक रिएक्शन में फॉस्फरस इलाइड जनरेट करते हैं उस तरह से इस फॉस्फोरेट इलाइड को जनरेट करना है, ठीक है, जिसके लिए हम CBr4 और PPS3 का रिएक्शन कर रहे हैं। और इनका रिएक्शन करके जो हम फॉस्फरस इलाइड यहाँ पे बना रहे हैं, यहाँ से जो बाय प्रोडक्ट हमें Br2 मिल रहा है, इसको डिकम्पोज करने के लिए जिंक यूज़ किया गया है। तो जिंक कभी दे सकते हैं, कभी नहीं दे सकते, ठीक है। यहाँ से फॉस्फरस इलाइड जनरेट हो गया। इसके बाद सिंपली उस फॉस्फरस इलाइड की रिएक्शन जैसे हम विटिक रिएक्शन में करते हैं सिमिलर वे में आपको एल्डिहाइड के साथ करनी है, और वहाँ से आपको ये वाला अल्कीन मिलेगा जैसे आपको विटिक रिएक्शन में मिलता है। बस यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट क्या है, हैलोजन से, इसलिए आपको थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, ठीक है। अब इसके बाद मेन स्टेप आता है कि स्ट्रॉन्ग बेस के 2 इक्विवेलेंट यूज़ किए, जिसके कारण आपको पहले स्टेप में E2 इलिमिनेशन हुई और दूसरे स्टेप में यहाँ पे मेटल हैलोजन एक्सचेंज होकर आपके पास अल्काइन बन गया। अब ध्यान क्या रखना है, देखो अगर यहीं पे आपके पास आगे स्ट्रॉन्ग बेस नहीं दिया होता तो ये वाली स्टेप होती ही नहीं। मतलब आपके सब प्रोडक्ट में 2 ब्रोमीन अवेलेबल होते हैं, और ब्रोमीन के हमें पता है आइसोटोपिक अबंडेंस जो है ब्रोमीन 79 ब्रोमीन 81 के लिए 1:1 होती है। इसके बेसिस पे आपको जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन है, जो कॉन्सेप्ट है, वो पूछ सकते हैं, राइट। अब मान लो यहाँ पे हमारे पास वीक बेस दिया होता तो आगे रिएक्शन ही नहीं होती, ठीक है, क्योंकि एक तो ब्यूटिल लिथियम मेटल हैलोजन एक्सचेंज करता है प्लस स्ट्रॉन्ग बेस है। ये वाला अल्काइन का प्रोटॉन इतना ज़्यादा एसिडिक नहीं होता, उसको निकालना है तो ब्यूटिल लिथियम जैसे स्ट्रॉन्ग बेस ही चाहिए। अगर वीक बेस होता, मान लो ET3N या फिर pyridine, इनके जैसा अगर बेस होता तो वो तो इसको निकाल ही नहीं पाता, मतलब रिएक्शन यहीं पे रुक जाती। एक तो चीज़ ये इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगर स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ किया है, यहाँ तक गए और ये वाला जो एनाइन बना, इसके बाद हमने वाटर दिया है इसलिए वाला ये अल्काइन बना। मान लो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोफाइल दिया होता, ठीक है, CO2 या फिर कुछ और, तो यहाँ पे आगे CO2 दिया होता, मान लो CO2 मतलब C डबल बॉन्ड हो, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे ये जाके O माइनस बनेगा, जिसको वर्कअप करेंगे तो क्या बनेगा, OH। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा तो क्या बनेगा, RC ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH। मतलब यहाँ पे इस तरह से आगे क्या इलेक्ट्रोफाइल दे रहे इसके डिपेंडेंट यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा। तो इस तरह से आपको ये वाली रिएक्शन जो है पूछ सकते हैं। मैकेनिज्म तो हमने देख लिया, इसमें ड्राइविंग फोर्स भी देख लिया हमने। बस ध्यान क्या रखना है आपको, अल्डिहाइड से आपको अल्काइन बनाना है जिसमें 1 कार्बन एक्स्ट्रा होगा। और अगर बेस यहाँ पे ये वाला स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, लाइक N-ब्यूटिल लिथियम या फिर मिथिल लिथियम, तो आपको वीक बेस अगर होगा तो वहाँ पे ध्यान में रखना है, आपको इस इंटरमीडिएट तक ही रिएक्शन रोकना है। स्ट्रॉन्ग बेस दिया है तो फिर आगे रिएक्शन आपको करनी है, ठीक है। तो ये देख लिया हमने मैकेनिज्म। इसके बाद अब अगर एग्जाम्पल देखेंगे, देखो अब आपको इसमें नीड लग रही है क्या कि हम मैकेनिज्म इसमें करें, ठीक है, आपको नीड लग रही है इसमें हम मैकेनिज्म करें। जैसे मैंने बोल दिया जिंक का काम तो आपको पता है, जो Br2 बन रहा है हमारे इंटरमीडिएट स्टेप में इलाइड बनाते टाइम, उसको इलिमिनेट करने का काम है, उसको डिकम्पोज करने का काम। CH2Cl2 क्या है, डाइक्लोरोमीथेन, एक सॉल्वेंट है, उसको भी देखना नहीं। बस बच गया हमारा CBr4 और PPS3। सबस्ट्रेट अगर आप देखोगे कीटोन है, अल्डिहाइड है, हमें पता है अल्डिहाइड के लिए सिलेक्टिव क्या है, रिएक्शन है, क्योंकि ये अल्डिहाइड का जो कार्बोनिल कार्बन होगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा देन कीटोन, राइट, ठीक है। तो यहाँ से हमें सिंपली क्या करना है, अगर इसका बिना मैकेनिज्म करके मुझे प्रोडक्ट बनाना है, एक तो मैं बनाऊंगा यहाँ पे 5 मेंबर्ड रिंग, दूसरा इसके साथ ये वाली 3 मेंबर्ड रिंग लगी हुई है, यहाँ पे आपके पास वेज पे एक ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे आपके पास वेज पे दूसरा एक ग्रुप लगा हुआ है जो कि H है। तो इतना तो बन गया, यहाँ पे हमारा कीटोन है।
और हमें सिर्फ ध्यान क्या रखना है, इस अल्डेहाइड का जो कार्बोनिल कार्बन है इसको इंक्लूड करके हमें अल्काइन बनाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C और ये अपना H। ठीक है, अब आप बोलोगे कि यहाँ सॉरी यहाँ पे आप देख सकते हो जो मिस्टेक यहाँ पे हो गई है वो हमें नहीं करनी। यहाँ पे आगे बेस हमें नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें बेस नहीं दिया हुआ तो हम क्या करेंगे, सिंपली C डबल बॉन्ड और इसके ऊपर 2 ब्रोमीन। यही तो मेन चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। यही तो मेन चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट थी कि अगर आपके पास आगे स्ट्रॉन्ग बेस दिया नहीं है तो आपको इसी स्टेप तक ये वाली रिएक्शन रोकनी है। और जब एक बार ये वाला कंपाउंड बन गया तो आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकते हैं, ये वाली रिएक्शन दे देंगे और पूछेंगे ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पे प्रोडक्ट P बन रहा है तो उसके जो मास स्पेक्ट्रा है उसके बारे में कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर ये जो ब्रोमीन से इनके रिलेटिव इंटेंसिटी के बेसिस पे पूछ सकते हैं। और सिमिलर सा क्वेश्चन आपको गेट में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने देख लिया। इसके बाद इस एग्जाम्पल की बात करेंगे तो देखो पहले वाले एग्जाम्पल में यहाँ पे सिर्फ ये वाले 2 रिएजेंट यहाँ पे मेंशन करके दिए थे। अब आपके पास ब्यूटिल लिथियम दिया है, ठीक है, और उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल मिथिल आयोडाइड दिया है। तो किस तरह से प्रोडक्ट बनाएंगे, देखो इसका मैं अगर प्रोडक्ट देखूंगा तो ये जो यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर है ये तो यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, ये तो यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा। ये अल्डेहाइड वाला कार्बोनिल कार्बन है, इसको तो इंक्लूड किया, साथ में इसका अल्काइन बना देंगे इस तरह से। मतलब यहाँ तक हम पहुँच गए इस नेगेटिव चार्ज तक ब्यूटिल लिथियम के साथ, और बाद में मिथिल आयोडाइड दिया है, यानी कि ये जो मिथिल आयोडाइड का जो कार्बन है इसके ऊपर ये अटैक करेगा, इसको बाहर निकाल देगा। मतलब जैसे हमने CO2 के साथ रिएक्शन देखी, सिमिलर रिएक्शन यहाँ पे मिथिल आयोडाइड के साथ होनी है। और मेरे पास यहाँ पे C और यहाँ पे ये Me लगना है। इस तरह से सिंपल इस प्रोडक्ट को आपको यहाँ पे लिखना था, इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। CBr इसके साथ तो आपको समझ में आ गया, पहले इंटरमीडिएट बनेगा 2 Br वाला और बाद में स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ किया है तो यहाँ पे अनायन तक हम पहुँच गए और ये वाला इलेक्ट्रोफाइल हमने देख लिया तो यहाँ पे मिथिल लगा दिया बस, ठीक है। इसके बाद ये वाला एग्जांपल देखेंगे, अगेन सेम केस है, यहाँ पे भी आपको कोई बेस मेंशन करके नहीं दिया गया तो आपको इसमें फंसना नहीं है। जो भी आपका यहाँ पे बाकी का जो स्ट्रक्चर है वो एज इट इज़ रहेगा। 2 रिंग्स है जो एज इट इज़ रहेगी यहाँ पे। सिर्फ आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो अल्डेहाइड वाला जो कार्बोनिल कार्बन है उसको इंक्लूड करके यहाँ पे अल्काइन बनाना है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, कार्बन और इसके साथ 2 ब्रोमीन। अल्काइन कब बनाएंगे, जब स्ट्रॉन्ग बेस दिया होगा और वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल वाटर दिया होगा। तो इस तरह से हमने ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पे बनाना है, ठीक है। एक्चुअली में अगर ये अल्काइन है ना, अल्कीन है, तो इसको आपको इस तरह से नहीं लिखना, क्योंकि अल्कीन का कार्बन हम क्या बोलते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। तो अगर इस कार्बन को मैं ऐसे लिख रहा हूँ और डबल बॉन्ड को इधर लिख रहा हूँ तो ये इधर आएगा, यहाँ पे इसके ऊपर ये 2 ब्रोमीन्स, राइट, ठीक है। तो ये इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। बाकी जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड एज इट इज़ है, जंक्शन पे यहाँ पे मिथिल ग्रुप जो है वो भी यहाँ पे आपका एज इट इज़ है, और यहाँ पे आपका जो मिथिल है वो भी आपका यहाँ पे एज इट इज़ है, ठीक है। तो इसमें इस तरह से आपको अप्रोच करना है, ठीक है। एक बार इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो इसको कर लिया नोट डाउन। अब देखते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखोगे ना, ठीक है, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है गेट 2022 में, ठीक है। पहले क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, पहले क्वेश्चन को समझ लेते, उसके बाद आप इजीली समझ जाओगे इसमें क्या मतलब आपको करना है एक्चुअली, ठीक है। अब जिन स्टूडेंट्स में ये वाली रिएक्शन पढ़ के होती वो वाले स्टूडेंट्स ये वाले क्वेश्चन को इजीली अप्रोच कर पाते हैं, ठीक है। बट जिन स्टूडेंट ने ये वाली रिएक्शन ही नहीं देखी थी तो वो इस रिएजेंट को देख के ही घबरा जाते हैं, और ऊपर से इसमें कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला कॉन्सेप्ट लिखा है तो इसको और ज़्यादा आप मतलब हेवी मानते हैं। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन 2022 में पूछा गया गेट में, क्या पूछा गया था, द मेजर प्रोडक्ट इन द गिवन रिएक्शन इज Q। तो यहाँ पे इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट Q है। द मास स्पेक्ट्रम ऑफ Q शोज, तो बेसिकली आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हैं अबाउट द मास स्पेक्ट्रम ऑफ मेजर प्रोडक्ट Q, और आपको इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो बताना था, ठीक है। अब इसके लिए आपको ज़रूरी क्या है कि Q का स्ट्रक्चर आपको मिले। अब Q का स्ट्रक्चर ढूंढने के लिए इन रिएजेंट के साथ इतना बड़ा मैकेनिज्म तो आप एग्जाम में करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। आपने पढ़ा है कोरे-फुक्स रिएक्शन, सिर्फ ध्यान किस चीज़ पे देना था, Q का स्ट्रक्चर ढूंढने के लिए। CH2Cl2 तो सॉल्वेंट है, यहाँ पे ये वाला हमारा बेस है, यहाँ पे ये PH3P और CBr4 दिया है, और यहाँ से हमें पता है
यहाँ से CbR4 और PPS3 से हमारे पास क्या मिलने वाला है, अल्कीन मिलने वाला है। पहले तो फॉस्फोरस इलाइड मिलेगा और वहाँ से अल्कीन मिलेगी जिसके ऊपर 2 ब्रोमीन होंगे। अब डिपेंड करता है कि ये वाला बेस कैसा है। अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस होता तब भी हम आगे E2 एलिमिनेशन और जो हमारा मेटल हैलोजन एक्सचेंज है वो स्टेप करते, बट यहाँ पे क्योंकि ये वाला बेस वीक है तो यहाँ पे हम इस वाले स्टेप में मतलब Q को है अल्कीन के स्टेप तक ही रोकेंगे। यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। जैसे हमें पता है ये वाला जो ग्रुप है R ग्रुप, ये तो हमारे कोरे-फुक्स रिएक्शन में कोई पार्ट नहीं लेता। इसको हम सिंपली इस तरह से मान लेते हैं, ये R है, ये इस तरह से हमारा अल्डिहाइड, ठीक है। तो हमें पता है PPR3 CbR4 के साथ हमारा पहला प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहाँ पे R आएगा, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे हमारा H है, राइट, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे C, इसके साथ लगा है 2 ब्रोमीन। अगर हमारे पास आगे रिएक्शन करनी है जैसे हम अल्काइन फॉर्मेशन के लिए करते हैं तो इस H को एब्स्ट्रैक्ट करके ये वाला स्टेप हमें करना पड़ेगा और उसके लिए हमें ये वाला स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, बट ये तो इतना ज़्यादा बेस स्ट्रॉन्ग है नहीं ना। अगर हम इसके पीके की बात करें किसी प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन या फिर NH3 की बात करें तो इनका पीके अराउंड 33 होता है, राइट, इनका पीके अराउंड 33 होता है। और अगर मैं अल्काइन के इस प्रोटॉन के लिए, अल्कीन के इस प्रोटॉन के लिए पीके की अगर बात करूं तो इसका पीके अराउंड 42 होता है। तो इसका पीके, इस प्रोटॉन के लिए जो पीके है वो तो ज़्यादा है इस वाले बेस के पीके से। तो ये वाला बेस जो है Et3N इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने जितना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। इसके लिए N-ब्यूटिल लिथियम, N-मिथिल लिथियम जैसे स्ट्रॉन्ग बेसेस चाहिए होते हैं, राइट। तो इसके वजह से क्या हुआ, जैसे ही हमें ये वाला बेस दिखा हमें समझ में आ गया वीक बेस है, इस रिएक्शन को इसी स्टेप तक रोकेंगे और इसके कारण हमारा मेजर प्रोडक्ट जो Q है वो यही वाला होगा, इससे आगे रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा। तो यहाँ तक जाके हमें Q का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब सिर्फ आपको इसकी जो स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में देखना था, ठीक है। ये हमारा Q है और इसके बारे में हमें सिर्फ जो मास स्पेक्ट्रा है वो बताना है। अब यहाँ पे क्या बोला है, मास स्पेक्ट्रम ऑफ Q शोज, क्या शो करेगा मास स्पेक्ट्रम, और M को उन्होंने क्या बोला है, मोलिकुलर आयन पीक। मतलब मान लो ये जो जितना भी कंपाउंड है हमारा Q, इसका मास जो है उसके लिए जो मोलिकुलर आयन पीक मिल रहा है वो M है, ठीक है, वो M है। मान लो 100 है, 200 है, जितना भी है। अब हमें पता है ब्रोमीन के लिए 2 आइसोटोप्स पॉसिबल हैं। कौन कौन से, एक तो ब्रोमीन 79 और दूसरा ब्रोमीन 81, मतलब जिसमें ब्रोमीन का मास 81 हो सकता है या फिर 79। और इनके नेचुरल अबंडेंस की, रिलेटिव अबंडेंस की अगर बात करेंगे तो इनका 1:1 अबंडेंस होता है, मतलब 50-50% नेचर में ये दोनों भी ऑकर हो सकते हैं। अगर ऐसे देखेंगे तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। अगर मान लो दोनों ब्रोमीन्स मेरे 79 मास वाले हैं, ठीक है, तो इस कंपाउंड का जितना भी मास होगा वो इस टोटल मोलिकुलर आयन का पीक है, तो वो तो हमारा M होगा, राइट। अगर मान लेते हैं इसमें से एक ब्रोमीन जो है वो 79 मास वाला है और दूसरा ब्रोमीन जो है वो 81 मास वाला है, यानी कि टोटल पहले जितना मोलिकुलर आयन का मास था उसमें +2 की एडिशन हुई क्या, हुई ना। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं उसको, M+2 पीक भी हमारे पास हो सकता है। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, क्योंकि दोनों का जो नेचुरल अबंडेंस है वो 50-50% है, तो दूसरा ब्रोमीन भी हमारे पास 81 वाला हो सकता है। और अगर इस तरह से दोनों ब्रोमीन 81 वाले मास के हैं तो हमारे पास आप देख सकते हो जो मोलिकुलर आयन का मास था उसमें 4 की एडिशन होगी ना। पहले 79 था, अब 81 यानी कि 2 की एडिशन यानी कि 4 की एडिशन होगी। तो तीसरा जो हमारा पास पीक हो सकता है वो M+4 के लिए हो सकता है। तो इस तरह से हमारे कंपाउंड में क्योंकि 2 ब्रोमीन है तो M+2 और M+4 पीक पॉसिबल है। तो 3 पीक आपको यहाँ पे दिखनी चाहिए, M है, M+2 है एंड M+4 है। यहाँ पे सिर्फ M और M+2 की बात हो रही है जो कि क्लोरीन के केस में होती है, अगर क्लोरीन वहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। सॉरी, क्लोरीन ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं कि क्लोरीन ही हो। यहाँ पे अगर एक ब्रोमीन होता तो फिर हम M और M+2 की बात करते। कैसे, एक ब्रोमीन हमारा 79, कोई भी एक ब्रोमीन 79 वाला, कोई भी एक ब्रोमीन हमारा 81 वाला, ऐसे अगर होता तो सिर्फ 2 का डिफरेंस होता और उस बेसिस पे M और M+2 होता। बट हमारे पास क्योंकि 2 ब्रोमीन है तो इसकी वजह से सॉरी मैंने क्या बोला, अगर हमारे पास एक ही ब्रोमीन होता तो उसमें से या तो वो वाला ब्रोमीन 79 मास वाला हो सकता है या फिर वो वाला ब्रोमीन जो है 81 वाला मास वाला हो सकता है। उसके बेसिस पे M और M+2 ये 2 ही पीक पॉसिबल है। तो वो कब M और M+2 कब आएगा, जब हमारे पास एक ही ब्रोमीन होता। अब हमारे पास क्योंकि दो ब्रोमीन है तो जो मास की जो
जो मतलब आइसोटोप की जो अबंडेंस की जो प्रोबेबिलिटी है उसके बेसिस पे हमने क्या देखा, m+2 और m+4 पीक आने वाला है। उस बेसिस पे हमने ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी को यहाँ से हटा दिया। m+2 एंड m+4 पीक हमारे पास आने वाला है। इसकी सिर्फ हमें देखनी है रिलेटिव इंटेंसिटी, और इसमें आपको कुछ नहीं करना था। ब्रोमीन जो है पास्कल ट्रायंगल को फॉलो करता है। पास्कल ट्रायंगल हमें पता है किस तरह से होता है। अगर यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे 1s2 1 लिखेंगे, फिर बाद में 1s2 3s2 सॉरी, ठीक है, जस्ट मिनट, इसमें कुछ मिस्टेक हो गया, जस्ट मिनट, ठीक है। अगर यहाँ पे यही 1 है, सेकंड किस तरह से लिखेंगे, 1s2 1, इसके बाद 1s2 2s2 1, इसके बाद किस तरह से लिखेंगे 1s2 3s2 1। मतलब अगर हमारे पास पास्कल ट्रायंगल को कोई वहाँ पे कंपाउंड फॉलो कर रहा है, कोई यहाँ पे एटम फॉलो कर रहा है, तो अगर हमारे पास एक ही पिक है तो उसका इस तरह से होगा, 2 पिक है तो उसकी रिलेटिव इंटेंसिटी 1:1 रेशो में होगी, 3 पिक है तो उसकी रिलेटिव इंटेंसिटी 1:2 रेशो में होगी, 4 पिक है तो यहाँ पे 3:1 रेशो में उसकी इंटेंसिटी, रिलेटिव इंटेंसिटी जो है होगी। अब हमारे पास क्यू की m+2 और m+4 3 पिक्स मिल रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, उसकी रिलेटिव इंटेंसिटी 1:2 रहेगी। इतना अगर आपको पता होता तो सिंपली आपको यहाँ पे ऑप्शन ए को मार्क करना था। बेसिकली इस क्वेश्चन को समझाने का मोटिव क्या है कि जो सिंपल से रिएक्शन थी हमारे कोरेफुस रिएक्शन, उसी रिएक्शन का यूज़ करके, बट उसमें उन्होंने एक अच्छा कॉन्सेप्ट क्या यूज़ किया कि यहाँ पे बेस को स्टूडेंट्स देख रहे हैं या फिर नहीं देख रहे। अगर बेस को अच्छे से आप समझ लेते कि वीक बेस है तो यहाँ तक आप रुक जाते, और उसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आता कि 2 ही ब्रोमीन है और 2 ब्रोमीन के लिए रिलेटिव इंटेंसिटी 1:2 2:1 होना चाहिए, और इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए को आप यहाँ पे मार्क कर सकते थे। इस तरह से ये तो ईजी क्वेश्चन था उनके लिए जिन्होंने इस रिएक्शन को अच्छे से समझा था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे ये भी मतलब सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें भी आगे सिंपल से ही कॉन्सेप्ट है, बस आपको थोड़ा सा इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री का भी कॉन्सेप्ट इंक्लूड था। क्या बोला गया है, कंसिडर द गिवन रिएक्शन सीक्वेंस। आपको रिएक्शन सीक्वेंस बना के दिया है और इस रिएक्शन के लिए ए का स्ट्रक्चर क्या है, बी का स्ट्रक्चर क्या है और सी का स्ट्रक्चर क्या है, ये पूछा है। और अगर इसमें से एक से ज़्यादा ऑप्शन सही है तो ऑल ऑफ द करेक्ट वाला भी, ऑल आर करेक्ट वाला भी ऑप्शन आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। तो पहले तो देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप जो है हमारा कोरेफुक्स रिएक्शन का ही पार्ट था। CBr4 दिया हुआ है, PPS3 दिया हुआ है, N-ब्यूटिल लिथियम दिया है और वाटर एज इलेक्ट्रोफाइल दिया है। तो यहाँ से हमें पता है जो भी हमारा अल्डेहाइड है उसमें एक कार्बन इंक्रीज होकर अल्काइन बनेगी। तो हमने क्या बना लिया, PH-C ट्रिपल बॉन्ड C और इसके साथ लगा हुआ H। तो ए का स्ट्रक्चर हमारे पास ये वाला आ गया, तो यहाँ पे ए का स्ट्रक्चर बना के दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए को मार्क कर दिया, ठीक है। बट यहाँ पे ऑल करेक्ट वाला भी ऑप्शन दिया है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग देखना है। दूसरा स्टेप यहाँ पे देखो क्या दिया है, दूसरा स्टेप यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, ठीक है। देखो ये वाला जो है ना, एक्चुअल में ये Br2, ये Br2 यहाँ पे नहीं है, ये यहाँ पे है Br2, ठीक है। ये अपना है यहाँ पे Br2 और यहाँ पे ये सेकंड जो रिएजेंट है ये हमारे क्या Me2O Na यानी कि एक बेस है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या किया है, बेसिकली हाइड्रोबोरेशन किया है। मान लो ये वाला ग्रुप क्या है, R है और ये वाला एक ग्रुप R है, तो ये मेरा क्या है Br2, ठीक है, H है यानी कि हाइड्रोबोरेशन करने वाला रिएजेंट है। और अगर हम यहाँ पे अल्काइन के साथ हाइड्रोबोरेशन करते हैं तो हमें पता है जो स्टीरिकली लेस क्राउडेड, स्टीरिकली लेस सब्स्टिट्यूटेड, स्टीरिकली लेस हिंड्रेड कार्बन है वहाँ बोरॉन ऐड हो जाता है। तो इस कार्बनिक इंटरेक्शन होगी बोरॉन के साथ, इसकी होगी H के साथ, और यहाँ से हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा B वो क्या रहेगा PH, इधर डबल बॉन्ड, इधर मेरा क्या है, इधर हमारा H है, इधर मेरा Br2 है। और क्योंकि ये रिंग स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे ये इस तरह से रिंग के फॉर्म में दिखा है और ये H है। तो मेरा जो B का स्ट्रक्चर बनेगा इसमें PH और मेरा Br2 जो है वो एक दूसरे के ट्रांस होंगे, राइट, वो एक दूसरे के ट्रांस होंगे। तो ऑप्शन बी भी यहाँ पे करेक्ट है, बी का स्ट्रक्चर हमारा यही आ रहा है। और अगर ए करेक्ट है, बी करेक्ट है और ऑल करेक्ट वाला ऑप्शन है तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है, और इसके अकॉर्डिंग हम मार्क करेंगे ऑप्शन डी को, ऑल आर करेक्ट। बस आपको ये समझना है कि सी का स्ट्रक्चर ये किस तरह से आ रहा है, राइट, सी का स्ट्रक्चर ये किस तरह से आ रहा है। इसको समझने के लिए अब हमें जो ये जो मिला है ये इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं और उसके बाद ये वाला रिएजेंट लिख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, हमारे पास क्या आया है देखो, PH है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, इसके साथ यहाँ पे लगा हुआ है B
और ये इस तरह से दिखा दिया, ठीक है। मैं इस तरह से दिखा देता हूँ, इधर अपना H है, इधर अपना H है, ठीक है। और इसके ऊपर क्या डाला गया है, इसके ऊपर पहले तो डाला गया है Br2, राइट, ठीक है। इसके ऊपर पहले तो डाला गया है Br2 और सेकंड स्टेप में डाला है MeONA, ठीक है। तो पहली स्टेप देखते हैं क्या हो रहे हैं। अब अल्कीन है, अल्कीन के ऊपर हमें पता है बोरॉन के एंटी एडिशन, सॉरी ब्रोमीन के एंटी एडिशन हो जाती है थ्रू ब्रोमोनियम आयन। तो वो किस तरह से होगी, मान लो ये इस तरह से है, एक ब्रोमीन ऊपर से आ गया, एक ब्रोमीन यहाँ पे नीचे से आ गया, और बाकी इसकी जो भी स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो एज इट इज़ रहेगी। फिनिल और Br2 एंटी रहेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे इस कार्बन पे पीएच को इस तरह से दिखा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे वेज पे हमारा H है, तो यहाँ पे ये वेज पे हमारा क्या रहेगा, Br2 रहेगा, ठीक है। Br2 लिख देता हूँ और यहाँ पे डैश पे हमारा H है। कुछ नहीं किया, बस ये जो डबल बॉन्ड की जो ई स्टीरियोकेमिस्ट्री थी या फिर ट्रांस स्टीरियोकेमिस्ट्री थी उसको एज इट इज़ रखा है। ऊपर एक बोरॉन और नीचे एक बोरॉन मैंने यहाँ पे ऐड किया है, ब्रोमीन के एंटी एडिशन होती है। इस तरह से हो गया। इसके बाद इसमें आता है E2 इलिमिनेशन का स्टेप, और इसमें E2 इलिमिनेशन में कौन कौन निकल के जाता है, यहाँ का एक लिविंग ग्रुप और ये बोरॉन वाला पार्ट। किस तरह से कि ये जो MEO माइनस दिया है हमें, MEO माइनस जो दिया है, ये O माइनस जो है बोरॉन के p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डाल देता है, और फिर यहाँ से ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करके ब्रोमीन को बाहर निकालता है। बट हमें पता है इस तरह से अगर शिफ्टिंग करनी है तो ये जो कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड की जो सिग्मा स्टार, इसमें इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए, और इसके लिए ये वाला बॉन्ड और ये वाला कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड एक दूसरे को एंटी पेरिप्लेनर होने चाहिए, जैसे E2 इलिमिनेशन में होते हैं। तो वो वाली अरेंजमेंट जब हम यहाँ पे बनाएंगे तो हमने क्या किया, देखो हमने क्या किया, ब्रोमीन एक जो ऊपर था उसको तो एज इट इज़ रखा, इधर मेरा डैश पे पीएच है, इधर मेरा क्या है, फ्रंट पे वेज पे एच है, राइट। अब हमने क्या किया, इस बोरॉन वाले पार्ट को रोटेट करके यहाँ पे इस ब्रोमीन के जगह पे लेके आए। इस ये जो ब्रोमीन है रोटेट होके इस एच के जगह पे जाएगा, एच रोटेट होके बोरॉन वाले पार्ट पे आएगा। तो हम यहाँ पे किस तरह से ड्रॉ करेंगे, इधर आ गया मेरा Br2, इधर आ गया मेरा यहाँ पे वेज पे H, और इधर आ गया मेरा यहाँ पे डैश पे Br। अब हम क्या करेंगे, जो MEO माइनस है यहाँ से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोरॉन के p ऑर्बिटल में डालेंगे। ये बॉन्ड ब्रेक होकर इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर डालेगा, मतलब यहाँ पे जो कार्बन ब्रोमीन की सिग्मा स्टार है इसमें डालेगा, और यहाँ से ये बाहर चला जाएगा। तो अब आप देख सकते हो यहाँ से जो अल्कीन बनेगी पीएच भी डैश पे है और ये ब्रोमीन भी डैश पे है, यानी कि मेरे पास जो फाइनल अल्कीन बनी इसमें ये स्ट्रक्चर इस तरह से है। पीएच और ब्रोमीन दोनों एक दूसरे के क्या है, यहाँ पे सिस पोजीशन में है, सेम साइड में है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सी का स्ट्रक्चर जो है आप देख सकते, सी का स्ट्रक्चर जो है आपको यहाँ पे इस तरह से मिलेगा। तो सी भी करेक्ट है, यानी कि हमारा ऑल आर करेक्ट, ये वाला ऑप्शन जो है वो सही आएगा। इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री सा हल्का सा कॉन्सेप्ट था, बाकी ये तो हमें पता है। हाइड्रोबोरेशन तो बिल्कुल सिंपल था, ब्रोमीन के एंटी एडिशन अल्कीन के ऊपर होती है, ये भी सिंपल था। बस आपको लास्ट में थोड़ा स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला पार्ट था, और फर्स्ट रिएक्शन जो हमारी कोरेफुस रिएक्शन थी इंपॉर्टेंट थी। इस तरह से ये वाली रिएक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है। आपको अगर इस तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखते हैं तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना, तो इस रिएक्शन के क्वेश्चंस आपको ईजिली हो जाएंगे। ठीक है, तब तक हैप्पी लर्निंग।